नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के आने वाले कल से जुड़ा है, भारत का बिजनेस इकोसिस्टम। आज हम सिर्फ उन परेशानियों पर अटक कर नहीं रहेंगे जो एक बिजनेस फेस करता है, बल्कि एक पॉजिटिव और हाई ग्रोथ रास्ते पर चलने की बात करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। सबसे पहले देश की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी मैक्रो नीड को देखिए। आंकड़ा है 20 मिलियन यानी 2 करोड़। हमारी बढ़ती आबादी को सस्टेन करने के लिए हमें हर साल 2 करोड़ नए जॉब्स की जरूरत है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि कितना बड़ा चैलेंज हमारे सामने खड़ा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? सिर्फ 5 मिलियन। जी हाँ, हर साल हम मुश्किल से 50 लाख नए जॉब्स ही बना पा रहे हैं। ये गैप बहुत ही बड़ा है, जो साफ इशारा देता है कि हमें अब सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स की सख्त जरूरत है। उन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना अब एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक मजबूरी बन चुका है। स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल हर्डल्स। तो आइए उन बड़ी बाधाओं को देखते हैं जो इन जॉब क्रिएटर्स को आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये टेबल ब्यूरोक्रेटिक उलझनों को बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाती है। एक तरफ देखिए सिंगापुर है, जहां सिर्फ 1 से 2 महीने में फूड लाइसेंस मिल जाता है, और दूसरी तरफ हमारा भारत, जहां वही FSSAI लाइसेंस आने में 2 से लेकर 9 महीने तक लग सकते हैं। अब सोचिए, जब पहला बिल कटने से पहले ही 9 महीने वेट करना पड़े तो किसी नए बिजनेस का कैपिटल और जोश दोनों वैसे ही खत्म हो जाते हैं। और कहानी सिर्फ लाइसेंस पर ही खत्म नहीं होती। डेली लेवल पर एक एंटरप्रेन्योर के सामने रुकावटों का एक पहाड़ होता है। पार्सल्स पहुंचने में 8 से 10 दिन की देरी, बिना किसी लॉजिक के अचानक डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाना और पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर मिचे चलने वाली करप्शन, ये सब आम बात हो गई है। ऐसा लगता है जैसे रूल्स पर्पसली इतने कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं ताकि लोग ट्रैप में फंसे और फाइल्स क्लियर कराने के लिए उन्हें गलत रास्ते अपनाने पड़े। अब इस मैसिव नंबर को गौर से देखिए, 10.7 लाख करोड़ रुपए। ये वो पेंडिंग ड्यूज हैं जो बड़ी कंपनीज को हमारे MSMEs यानी छोटे बिजनेसेस को चुकाने हैं। भले ही एक 45 डे पेमेंट रूल सिस्टम में एग्जिस्ट करता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्राउंड पर इसका एनफोर्समेंट ना के बराबर है। इतना बड़ा कैपिटल फंसने से छोटे बिजनेसेस सर्वाइव कैसे करेंगे? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का ये कोट यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। इंडिया इज अ रिच कंट्री ऑफ पुअर पीपल। ये एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन है, और यहीं से हम उस कल्चरल माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं जो असल में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। इसे एक कल्चरल ट्रैप कहना गलत नहीं होगा। हमारे यहाँ मिडिल क्लास परिवारों में एक सेफ 9 to 5 जॉब को ही असली सफलता माना जाता है। अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर फाइनेंशियल रिस्क लेना चाहे तो आमतौर पर उसे फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता। ऐसे में बिजनेस का डेली स्ट्रेस और वो ओवरवेलमिंग प्रेशर उस युवा को अकेले ही झेलना पड़ता है। ये सच में बड़ा आइसोलेटिंग हो जाता है। लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल बेंचमार्क्स। चलिए अब थोड़ा बाहर देखते हैं कि दुनिया के बाकी देशों ने अपने बिजनेस इकोसिस्टम को कैसे बेहतर बनाया है। इस चार्ट से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आखिर देश से कैपिटल फ्लाइट होता क्यों है। सिंगापुर में कॉर्पोरेट टैक्स 17% है, UAE में सिर्फ 9% और हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंपनीज के लिए 25% और फॉरेन कंपनीज के लिए 40% तक। इतने हाई टैक्सेस सीधे तौर पर प्रॉफिट्स को खा जाते हैं, जिससे बिजनेसेस ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतना टैक्स देने के बदले उन्हें कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नेंस मिल रहा है। इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से और बेहतर समझते हैं। मान लीजिए कि भारत में $25,000 की ज्वेलरी खरीदी गई। यहाँ 15% गोल्ड ड्यूटी होने की वजह से लगभग $4,000 एक्स्ट्रा टैक्स लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ दुबई जैसे देशों में एयरपोर्ट पर VAT रिफंड आसानी से मिल जाता है। ये चीज़ें ओपनली कंज्यूमर्स को पुश करती हैं कि वो अपना पैसा यहाँ के बजाय दुबई में जाकर खर्च करें। एक बहुत ही पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट हमें हांगकांग से देखने को मिलता है। वहाँ बिजनेस डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए डेडिकेटेड SME फंड्स बनाए गए हैं, जैसे कि उनका BOD फंड एक नए एंटरप्रेन्योर को बिजनेस डेवलपमेंट कॉस्ट का आधा हिस्सा रीइंबर्स कर देता है। सोर्सेस की माने तो एक केस में एक सब्सिडियरी को 7 करोड़ रुपए तक वापस मिले। ये एक ऐसी प्रोएक्टिव अप्रोच है जो सीधे तौर पर नए बिजनेसेस को आगे बढ़ाती है। रिफॉर्मिंग द पॉलिसी इकोसिस्टम। तो आगे का क्या रास्ता है? पॉलिसीज में कैसे प्रैक्टिकल सुधार लाया जा सकता है? देखिए, एक बहुत बड़ा डर जो आज किसी भी आम बिजनेस को पैरालाइज कर देता है, वो है हमारा नोटिस कल्चर। पुराने सालों के अचानक रेट्रोएक्टिव टैक्स नोटिसेस आ जाते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स मेज से बचने के लिए मजबूरन बिजनेसेस को कई अकाउंटेंट्स हायर करने पड़ते हैं।
सबसे ज़रूरी पॉलिसी रिफॉर्म यही होना चाहिए कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को सस्पेक्ट की तरह नहीं बल्कि आर्थिक विकास के पार्टनर्स की तरह देखा जाए। हालांकि इस इकोसिस्टम को ठीक करने की शुरुआत सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि खुद बिजनेसेस के अंदर से भी होनी चाहिए। मॉडर्न मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अपनाना, डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह डिजिटाइज करके रियल टाइम ट्रैक करना, ये सब चीज़ें डेली एरर्स कम करती हैं और रेड टेप से बचाती हैं। और साथ ही गवर्नमेंट लेवल पर उन पुरानी आउटडेटेड रेगुलेटरी पॉलिसीज़ का सिंप्लीफाई होना भी उतना ही ज़रूरी है। आज के समय में ये टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन कोई लग्जरी नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए एक बेसिक नीड बन चुका है। ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स जैसे कि ओडू डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट से लेकर डिजिटल सिग्नेचर्स तक सब कुछ इंटीग्रेट कर देते हैं, और वो भी सिर्फ 10 रुपए की अफोर्डेबल शुरुआत से। इन डिजिटल टूल्स को अपनाने से आम बिजनेस के ओवरहेड कॉस्ट्स काफ़ी हद तक गिर जाती हैं और ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ जाती है। अ विजन फॉर टुमारो। चलिए अब एक उम्मीद भरी नजर आने वाले कल की तस्वीर पर डालते हैं। अगर कभी ये ख्याल आए कि फास्ट गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है, तो इस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को देखें। जब हाईएस्ट लेवल पर मिनिस्टर्स ने एक क्लियर और स्ट्रिक्ट डेडलाइन तय की, तो एक बेहद ज़रूरी कस्टम्स फैसिलिटी सेंटर सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर बनकर तैयार हो गया। यानी अगर सच में ट्रांसपेरेंट इच्छा शक्ति हो तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल काम भी रिकॉर्ड टाइम में पूरे हो सकते हैं। ये एब्सोल्युटली अचीवेबल है। लेकिन सबसे बड़ी दीवार जो हमें गिरानी है वो फिजिकली किसी सिस्टम की नहीं बल्कि माइंडसेट की है। एक तरफ हमारा वो पॉवर्टी माइंडसेट है जहां हम सिर्फ स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करते हैं और पैसे कमाने वाले बिजनेसेस को विलन समझते हैं। हमें इससे निकलकर एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाना ही होगा जहां उन हार्ड वर्किंग जॉब क्रिएटर्स और वेल्थ जनरेशन की असल में रिस्पेक्ट की जाए। तो आज का ये डीप डाइव इस एक ज़रूरी और थोड़ा चुभने वाले सवाल पर आके रुकता है। क्या हम आखिरकार तैयार हैं उस गरीबी को ग्लोरीफाई करने वाले माइंडसेट को छोड़ने के लिए? क्या हम उन नए जॉब क्रिएटर्स को जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन्हें ओपनली सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अंत में यही एक कल्चरल शिफ्ट भारत की सच्ची आर्थिक शक्ति को अनलॉक कर सकता है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।